आपके साथ जी न्यूज पर मैं अदिति त्यागी हूं और अब बात करेंगे आज की 5 सबसे बड़ी खबरों की। जी हां, वो खबरें जिन पर पूरे दिन निगाहें रहने वाली हैं। तो इसी एजेंडे के तहत चुनाव आयोग के बैन के बाद भी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आजम खान की जुबान जहरीली खत्म, उनकी जुबान में से जहर खत्म नहीं हो रहा है। आजम खान जब भी मुंह खोलते हैं विवादित ही बोलते हैं। इस बार आजम खान ने मुस्लिमों से एकजुट होकर बीजेपी को हराने की अपील की है। तो दूसरी खबर है कांग्रेस की न्याय स्कीम से जुड़ी हुई, जिस पर कोर्ट की तलवार लटक रही है। घोषणा पत्र के कारण इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कांग्रेस को नोटिस जारी किया है और चुनाव आयोग से 2 हफ्तों में जवाब मांगा है। सवाल यह है कि क्या ये वोटर्स को रिश्वत देने जैसा नहीं है, जैसा कि कोर्ट भी पूछ रहा है। तीसरी खबर है साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को शहीद हेमंत करकरे को श्राप देने की बात भारी पड़ सकती है। क्यों कह रहे हैं ऐसा? दरअसल चुनाव आयोग ने साध्वी प्रज्ञा के बयान पर रिपोर्ट मांगी है। हालांकि भोपाल से बीजेपी उम्मीदवार साध्वी प्रज्ञा ने अपने इस बयान पर माफी मांग ली है, अपने इस बयान को वापस ले लिया है। चौथी खबर, मुस्लिम वोटों के ध्रुवीकरण की कोशिश के बाद मायावती एक नई थियरी लेकर आई हैं। जी हां, उन्होंने ओबीसी राजनीति को एक बार फिर से हवा देने की कोशिश की है। मैनपुरी में मायावती ने मुलायम सिंह यादव को पिछड़ों का असली नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पिछड़ों का फर्जी नेता बताया है। तो 5वीं बड़ी खबर यूएई के अबुधाबी से, जहां आज पहले हिंदू मंदिर का शिलान्यास होने जा रहा है। इस मंदिर का भूमि पूजन पिछले साल फरवरी में हुआ था। प्रधानमंत्री मोदी के यूएई दौरे के बाद अबुधाबी में ये मंदिर बनाने का फैसला हुआ था। तो बैन हटते ही, जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया, समाजवादी पार्टी के नेता और रामपुर से प्रत्याशी आजम खान ने एक बार फिर से आपत्तिजनक बयान दिया है। वो कह रहे हैं कि मुसलमान एकजुट होकर बीजेपी को हराएं। मुरादाबाद की एक रैली में आजम खान ये कहते हैं कि कांग्रेस को वोट देकर गद्दार मत बनो। आजम खान पर जयाप्रदा के खिलाफ विवादित बयान देने के बाद चुनाव आयोग ने 72 घंटे का बैन लगाया था और 72 घंटे की पाबंदी के बाद इन्होंने प्रचार शुरू किया था। लेकिन उस बैन से इन पर कोई असर पड़ा हो, कम से कम इस बयान को देखकर तो नहीं लगता। मुसलमानों को भड़काकर आजम पाएंगे वोट। बैन हटा तो ध्रुवीकरण में जुट गए विवादों के आजम। पिछली हार वो तुम्हारी गैरत की हार थी, तुम्हारे बिखर जाने की हार थी। तुम्हें खो जाओ, इंशाअल्लाह भारतीय जनता पार्टी की सरकार खत्म हो जाएगी, खत्म हो जाएगी इंशाअल्लाह। आजम खान के समाज घाती बयानों की ये अगली किश्त है, जिसमें धर्म के नाम पर वोटों का ध्रुवीकरण है, मुसलमानों को भड़काने की कोशिश है। आजम खान की जुबान का ये जहर चुनाव आयोग के बैन के बाद भी कम नहीं हुआ है। इससे पहले उन्होंने जयाप्रदा के खिलाफ आपत्तिजनक और अश्लील टिप्पणी की थी। जहाँ जहाँ जाती हूँ महिलाएं उनको बद्दुआ देते हैं कि आजम जैसे भाई किसी को नहीं होना चाहिए। वहीं अमर सिंह ने कहा है कि जो भी महिला नेता आजम खान के इस विवादित बयान पर खामोश है, उन्हें शर्म आनी चाहिए। सारी महिला नेताओं को जो एक महिला के अंतर्वस्त्र की टिप्पणी पर मौन है और ऐसे नीच आदमी के पक्ष में खड़े हैं, उन्हें चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। यूपी के सीएम ने कहा है कि आजम खान जैसे लोगों के लिए यूपी में एंटी रोमियो स्क्वाड बनाया गया है। ऐसे ही लोगों के लिए, जो लोग महिलाओं के प्रति इस प्रकार की अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, ऐसे लोगों के लिए हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में सरकार आने के बाद एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन किया था। जयाप्रदा पर विवादित टिप्पणी को लेकर आजम खान चुनाव आयोग से सस्ते में छूट गए थे। देखना ये होगा कि धार्मिक ध्रुवीकरण वाले बयान पर चुनाव आयोग क्या कार्रवाई करता है। दूसरी बड़ी खबर, जैसे कि पहले ही बताया, न्याय योजना से जुड़ी हुई इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कांग्रेस को नोटिस जारी कर दिया है। हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग से भी जवाब मांगा है। दायर याचिका में कहा गया है कि ऐसी घोषणाओं से रिश्वतखोरी को बढ़ावा मिलता है। इतना ही नहीं, कांग्रेस के घोषणा पत्र से 72,000 देने के वादे को हटाने की भी मांग की गई है। और इस मामले की सुनवाई, आपको बता दें, अगले महीने 13 मई को होगी। गरीबी पर वार 72,000 हर महीने उनके बैंक अकाउंट में कांग्रेस पार्टी की सरकार डायरेक्ट पैसा डालेगी। कांग्रेस की न्याय योजना क्या मतदाताओं को रिश्वत देने की कोशिश है, और क्यों इस योजना पर कांग्रेस के खिलाफ पाबंदी या कोई दूसरी कार्रवाई की जाए? ये सवाल इलाहाबाद हाईकोर्ट के हैं, जिस पर कांग्रेस और चुनाव आयोग को 2 हफ्ते में जवाब देना है। कांग्रेस और चुनाव आयोग को नोटिस एक याचिका पर दिया गया है। याचिका में कहा गया है
कि ऐसी घोषणाओं से रिश्वतखोरी को बढ़ावा मिलता है और ये घोषणा मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए की गई है। ये 72,000 एक प्रलोभन है और ये इलेक्शन में एक अनफेयर प्रैक्टिस है, ठीक। इसके कारण इसे बैन किया जाना चाहिए, ठीक, और इनके मैनिफेस्टो से निकाला जाना चाहिए। याचिका में कहा गया है कि कांग्रेस के गरीबों को सालाना 72,000 देने के वायदे को घोषणा पत्र से हटाया जाए। इस मामले की सुनवाई अब 13 मई को होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब बात करेंगे साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के विवादित बयान की। शहीद हेमंत करकरे को श्राप देने की बात कहना साध्वी प्रज्ञा को भारी पड़ सकता है। भोपाल से बीजेपी की प्रत्याशी साध्वी प्रज्ञा के बयान पर चुनाव आयोग ने रिपोर्ट मांगी है। हालांकि यहां पर स्पष्ट कर दें, साध्वी ने अपने बयान पर माफी मांग ली और अपने बयान को वापस ले लिया। 26/11 के मुंबई हमले के शहीद हेमंत करकरे के खिलाफ साध्वी का बयान उन्हीं के लिए चुनावी श्राप साबित हो सकता है। चुनाव आयोग ने साध्वी प्रज्ञा के बयान पर रिपोर्ट मांगी है और रिपोर्ट के बाद उन पर एक्शन हो सकता है। स्वयं इसका संज्ञान में लेते हुए इसका परीक्षण हम कर रहे हैं और कलेक्टर भोपाल से इस पर हमने एक प्रतिवेदन मांगा है। हेमंत करकरे के खिलाफ बयान के बाद सियासी तूफान से बीजेपी को बचाने के लिए साध्वी ने माफी भी मांग ली है। साध्वी ने कहा है कि वो माफी इसलिए मांग रही हैं क्योंकि उनके बयान से दुश्मनों को ताकत मिल रही है। समस्त विरोधी अपने समस्त प्रयास करेंगे मुझे रोकने के लिए, पर ठाकुर मेरे साथ है, प्रभु मेरे साथ है। साध्वी के इस बयान पर बैकफुट पर आई बीजेपी ने इसे निजी बयान बताया। वहीं ओवैसी ने इस बयान को शहीदों का अपमान बताया है। बता नरेंद्र मोदी, तुम्हारी पार्टी की कैंडिडेट ये कहती है कि हेमंत करकरे को मैंने शराब दिया है, बददुआ दी इसलिए वो मर गया। एक इलेक्शन जीतने के लिए वो बहादुर हेमंत करकरे की यादों को बर्बाद करना चाहती है। इसी मामले में साध्वी प्रज्ञा के वकील रहे नवीन चौमाल ने दावा किया है कि साध्वी को कांग्रेस और दिग्विजय सिंह के इशारे पर फंसाया गया था और दिग्विजय खुद कह चुके हैं कि उनके कहने पर हेमंत करकरे ने साध्वी प्रज्ञा को टॉर्चर किया था। हेमंत करकरे के डायरेक्ट टच में थे दिग्विजय सिंह। वो दिग्विजय सिंह स्वयं कह रहे हैं कि मैं हेमंत करकरे से संभाषण किया था, मैंने टच में था। साध्वी प्रज्ञा ने कहा था कि हेमंत करकरे को उनका श्राप लगा और उनके जेल जाने के 45 दिन के बाद ही आतंकियों ने करकरे का अंत कर दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कल मैनपुरी से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग तस्वीर आई। कह लीजिए 2019 के चुनाव की तस्वीर थी, जब मायावती और मुलायम सिंह यादव एक मंच पर आए 24 साल बाद। और इस मंच पर मायावती ने प्रधानमंत्री मोदी को नकली पिछड़ा बताकर ओबीसी कार्ड खेला। मैनपुरी में मायावती ने मुलायम सिंह यादव को जन्मजात और असली पिछड़ा नेता बताया, जबकि प्रधानमंत्री मोदी को फर्जी ओबीसी बताया। धर्म के नाम पर वोट मांगने की वजह से आपको याद होगा मायावती पर चुनाव आयोग ने कार्रवाई की थी। जाति और धर्म के नाम पर वोट मांगना, स्पष्ट कर दूं, आचार संहिता का उल्लंघन होता है। और अब आपको बताते हैं यूएई में बन रहे पहले हिंदू मंदिर की, जिसका शिलान्यास होने जा रहा है। मंदिर का भूमि पूजन पिछले साल फरवरी में हुआ था। प्रधानमंत्री मोदी के यूएई दौरे के बाद अबू धाबी में मंदिर बनाने का ये फैसला हुआ था। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं यहां पर, लेकिन और भी कई खबरें हैं, आप रहिए हमारे साथ।